तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल क्लासिक मैथ्स विद कपिल। अभी तक हमने जो अपनी एनसीईआरटी मैथ्स बुक के जो 1 to 6 चैप्टर वो कवर कर लिए पूरे। तो अगर आपने कोई भी वीडियो वगैरह अगर नहीं देखी और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वगैरह जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है एंड उनकी जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो मैंने सारे सॉल्व करा रखे हैं। तो अगर आपको वो देखने तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके वो चैप्टर वाइज एंड एक्सरसाइज वाइज है तो आप वहां से देख सकते हो। आप अपना नेक्स्ट मूव करते हैं प्लीज चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो इसके हमने ये सारे जो मेजर टॉपिक्स हैं जिन पे भी जो एक्सरसाइज दो एक्सरसाइज है इसमें 7.1 एंड 7.2 वो इन्हीं क्वेश्चंस या इन्हीं टॉपिक्स पे बेस्ड है। तो इनके आपको मेजरली क्या है, आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो क्वेश्चन जैसा भी आएगा वो फॉर्मूला बेस्ड ही रहेगा। फॉर्मूला लगा के अपना जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हो और आराम से जो भी नंबर है वो गेन कर सकते हो। जैसा कि आपको जो 10th मार्च को पेपर है मैथ्स का, तो उसके लिए जो 1 to 7 चैप्टर है वो काफी इजी है और आपके मार्क्स स्कोरिंग भी है और आप आसानी से जो भी अगर आपका टारगेट पासिंग का है तो आप अगर ये 1 to 7 चैप्टर कर लेते हो तो आपका आराम से जो 50% नंबर्स है, मतलब जैसे 70 या 80 का पेपर अगर आपका आएगा तो 40% मिनिमम मार्क्स आपके इन चैप्टर से आ जाएंगे। काफी सिंपल है, सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर रखे हैं, आप वहां से जाके देख सकते हैं। आप लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट इस चैप्टर पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये सारे हम मेजर टॉपिक्स है। तो पहला तो ये आ जाती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह क्या होती है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कुछ नहीं, कोऑर्डिनेट मतलब जैसे कि ग्राफ्स वगैरह होते हैं या फिर कोई भी यूज, अभी हम जैसे स्पेस में अगर हम मानते हैं तो वो कोऑर्डिनेट्स एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे बनता है। अगर किसी भी यूजर की लोकेशन जो अगर फाइंड आउट करनी है तो उसी को अगर हम 2D में बात करें तो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाती है। तो उनको अगर हम कुछ एल्जेब्रिक तरीके से मतलब गुना भाग डिवाइड या मैथ्स के यूज से अगर हम उसका पॉइंट निकालें तो उसी को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कह देते हैं। तो हम अपने इस चैप्टर में जो कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, अगर कोई पॉइंट दे रखा है उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस 2 पॉइंट दे रखे हैं जैसे मैं यहाँ हूँ एक और बंदा वहां है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे वो पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चंस बेस्ड है। अगला आ जाता है कि जैसे कुछ ग्राफ्स दे रखे होते हैं, जैसे मान लो कुछ भी क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल क्या रहता है, ट्राइंगल क्या रहता है, ट्राइंगल कब इक्विलेटरल बनता है, क्वाड्रिलेटरल कब पैरेललोग्राम बनता है या फिर रेक्टेंगल कब बनता है, वो हम सारे इसमें जानेंगे। ये भी अगर आपकी जो बेसिक नॉलेज है उसको इंक्रीज करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगला आ जाता है सेक्शन फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस्ड पे आपके क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है वो भी हम आगे चल के पढ़ेंगे, एक एक स्टेप वाइज हम उठाएंगे, इसलिए हमने राइट साइड में लिखे हुए हैं ताकि नंबर वाइज उठाए, इधर अपना समझेंगे क्या होते हैं। सेक्शन फॉर्मूला में कैसे कैसे मतलब कैसे कैसे सेक्शंस हो सकते हैं। तो अगला आ जाता है कि जो ट्राइंगल होता है उसका एरिया कैसे निकालते हैं। मतलब अगर मान लो ट्राइंगल बनता है कोई भी और उसके कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे तो उसको एरिया कैसे निकालेंगे। दूसरा आ जाता है कि कोलिनियरिटी चेक करने के लिए, अगर मान लो कोलिनियरिटी होती है, कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, अगर उनका कोलिनियर मतलब कि वो एक लाइन पे है नहीं तो वो कैसे निकालते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। तो अपना फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, जैसे यहाँ टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो ये है पहले वाला कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती है, तो पहले तो आपको ये एक्सिस समझनी पड़ेगी। जो अपना ये ग्राफ रहता है ना, जो भी यूजर रहता है 2D के केस में इन एक्सिस की मदद से हम निकालते हैं। ये हो जाती है एक्स, ये होता है एक्स डैश को हम माइनस एक्स भी कह सकते हैं। ये होती है वाई और ये होती है वाई डैश, और ये वो होता है, ये कहलाता है अपना ओरिजिन। तो अगर आपको कोई भी पूछे कि ओरिजिन क्या रहता है या फिर अगर आपको कोई डाउट वगैरह रहे कि ओरिजिन क्या होते हैं, तो जो एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश जहां इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्शन पॉइंट इज मतलब जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो अपना ओरिजिन कहलाता है। ये पोर्शन अपना पॉजिटिव रहता है, ये अपना पोर्शन नेगेटिव रहता है इसको, और ये ऐसा ही सेम ये अपना नेगेटिव वाई रहता है, नेगेटिव, और ये अपना होता है ये पॉजिटिव वाई होता है, ये पॉजिटिव कहलाता है। तो अब अगर क्वाड्रेंट देखें तो इसमें 4 क्वाड्रेंट मतलब खाने, तो ये 4 खाने बन गए इधर। इसमें क्या होता है, अगर कोई भी एक्सिस पे पॉइंट रहता है, अगर मान लो इस एक्सिस पे रहेगा तो यहाँ पे देखो अगर
जो y है ये y के पॉइंट रहते हैं 1 2 3 4। अगर आपको मान लो कोई भी ग्राफ वगैरह बनाना है पेपर में, तो ये जो इंडेक्सिंग होती है ये आपको सिमिलर रखनी है, y की सिमिलर, x की सिमिलर। आप x को यहाँ माइनस या प्लस या माइनस, यहाँ से आप जो एक्सेस है वो सेम रख सकते हो। मान लो यहाँ 2 2 के गैप से लिख दी, 2 4 6, तो यहाँ भी 2 2 के गैप से लिखोगे। आप यहाँ पे अलग कर सकते हैं, यहाँ 1 2 3 1 2 3 से स्टार्ट कर सकते हैं, -1 ये -2 ये -3। तो ये अपनी ध्यान रखना कि जो इंडेक्सिंग है वो आपको बराबर रखनी है। तो जो ये 4 क्वाड्रेंट वगैरह होते हैं, यहाँ से हमने ओरिजिन समझ लिया। एंड जो ये जो परपेंडिकुलर लाइंस होती है एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, इन्हीं को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होगी, एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश, ये अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस होगी, वो अपना ओरिजिन हो गया। अब ये जो 4 क्वाड्रेंट या 4 खाने होते हैं, इसमें क्या है, पहले खाने में दोनों एक्स और वाई पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, क्योंकि देखो x नेगेटिव है y पॉजिटिव है इस खाने में। और इधर दोनों नेगेटिव होते हैं x और y। इधर क्या होता है, x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है। पहले हम x लिखेंगे और बाद में हम y लिखेंगे हमेशा के लिए। अगर कोई भी पॉइंट दिखाना अपने को कोऑर्डिनेट एक्सिस में, तो पहले x लिखेंगे, तो जगह y लिखेंगे। तो ये अपना पहला पॉइंट हो गया। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं, अब ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, इसका सिंपल मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट मतलब ऑर्डिनेट या एब्सिसा, ऑर्डिनेट या एब्सिसा। मतलब जो ये पॉइंट्स x और y दे रखे हैं, इसमें कुछ नहीं रहता। जो x एक्सिस होती है उसको हम एब्सिसा कह देते हैं। जो ये x डिस्टेंस है इसको एब्सिसा कह देते हैं। जो x वाला पोर्शन है इसको हम एब्सिसा कह देते हैं, और जो y वाला पोर्शन होता है इसको हम ऑर्डिनेट कह देते हैं। ये अपना सिंपल कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट होते हैं। तो मान लो अगर कोई x, y है, तो x को क्या कहा हमने, एब्सिसा, और y को क्या कहा हमने, ऑर्डिनेट। तो ये दो पॉइंट्स क्लियर हो गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। आप नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, आप नोट भी कर सकते हो एज अ शॉर्ट नोट्स। तो आप अपना नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, जो अपना आता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, मतलब 2 पॉइंट्स दे रखे हो। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट्स कर सकते हो। अब अपना थर्ड पार्ट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। मतलब जो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसमें मान लो 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, एक है x1, y1, और दूसरा दे रखा है bx2, y2। ये 2 पॉइंट्स दे रखे, मान लो एक ये है और एक ये b है, ये a है और ये b है। अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है ए बी अपने को निकालनी है, डिस्टेंस जो है ए बी। तो इसका क्या फॉर्मूला रहता है, ए बी निकालने का फॉर्मूला रहता है रूट ऑफ, अगर आपको a पता है x1, y1 और b पता है x2, y2, ये a और b पता है, तो हम इनका जो डिस्टेंस है कुछ नहीं, बस सिंपल ही है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये अपना ये फॉर्मूला होता है, ये आप नोट कर सकते हो या फिर याद कर सकते हो एज अ इम्पोर्टेंट नोट्स। आप ये ऐड कर सकते हो। यही फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला के बेस पे आपके क्वेश्चन बनेंगे कि आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं ए और बी, उनका डिस्टेंस निकालो, तो वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। अंडर रूट का इतना लोड नहीं लेना। अगर आपको मान लो कुछ भी रूट, जैसे मान लो रूट 61 आ गया, तो 61 का अब आप रूट तो निकाल नहीं सकते, या फिर आप वहीं पे भी छोड़ सकते हो रूट 61, या फिर आप निकाल के भी जो रूट्स निकालते हैं उस तरीके से आप आंसर रूट्स में, मतलब एग्जैक्ट जो डेसिमल पॉइंट्स है उसमें भी आप निकाल सकते हैं, या फिर आप रूट की वैल्यू भी छोड़ सकते हो। अब मान लो रूट 20 आ गया, तो उसका बन जाता है 2√5, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर √20 भी लिख सकते हो आपका। तो आपके 3 जो टॉपिक्स है वो कवर हो गए। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, इसी के बेस पे आपके क्वेश्चंस है। जैसे आपके एक्सरसाइज 7.1 है, उसमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको उन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना, तो वो इसी तरीके से आप निकाल सकते हो। या फिर आपसे कोई भी पूछ ले, अभी हम जैसे पढ़ेंगे ट्राइंगल या फिर क्वाड्रिलेटरल या पैरेललोग्राम वगैरह,
तो उनकी अगर आपको पूछे कि ये प्रूफ करो कि ये रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, तो वो इसी फॉर्मूले के से निकलेगा। वो पढ़ेंगे हम कैसे। तो तीन टॉपिक्स हो गए। और अपना फोर्थ आ जाता है। फोर्थ टॉपिक इज ज्योमेट्रिक ग्राफ्स। ज्योमेट्रिक ग्राफ्स, इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि ट्राइंगल क्या होता है। ये अपनी जो 6th चैप्टर था उसमें ट्राइंगल्स, उसमें भी वैसे बता चुका हूं। उसमें ट्राइंगल के जो भी इंपॉर्टेंट वगैरह टॉपिक्स थे वो भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपको वो वीडियो देखनी तो आप जाके देख सकते हो। ट्राइंगल आ जाता है, एक आ जाता है क्वाड्रिलेटरल। ट्राइंगल के देखो 3 पार्ट होते हैं। ट्राइंगल आप समझ गए, ट्राई एंगल मतलब जिसमें 3 एंगल हो, या फिर जो 3 एंगल हो या फिर 3 साइड हो। जैसे इसको क्वाड्रिलेटरल को भी हटा देते हैं। ट्राइंगल का क्या है? ट्राइंगल मतलब ये जो 3 साइड कुछ भी दे दिया आपको, ए बी सी। अब ट्राइंगल कई प्रकार के हो सकते हैं। पहला हो जाता है इक्विलेटरल। ढंग से करते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको ताकि इजी एक्सप्लेनेशन हो। इसके जो अपने इक्विलेटरल, एक होता है आइसोस्केलस, आइसोस्केलस। तीसरा हो जाता है स्केलिन, एक हो जाता है राइट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखो अब इनको पढ़ना है कि एक तो हमें ये तो पता चल गया ट्राइंगल क्या है, जिसमें 3 एंगल हो और उसके लिए 3 ही साइड्स हो, तो वो अपना ट्राइंगल कहलाता है। ट्राइंगल के टाइप्स कितने होते हैं? इक्विलेटरल हो सकता है, आइसोस्केलस हो सकता है, स्केलिन हो सकता है और राइट एंगल हो सकता है। अब देखो इक्विलेटरल क्या रहता है? ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल। स्केलिन क्या होता है? 2 साइड्स इक्वल, 2 साइड्स कोई भी हो सकती है, दोनों 2 साइड्स इक्वल। स्केलिन क्या होता है? नन साइड इज इक्वल, मतलब कोई भी साइड बराबर नहीं होती, नन साइड इज इक्वल। राइट ट्राइंगल क्या होता है? 1 एंगल, एक एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। इसमें देखो ऑल साइड्स इक्वल होती है तो साइड्स बराबर रहती है, ऑल एंगल्स आर ऑफ 60 डिग्री। देखो एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम, ये आपको बेसिक नॉलेज के लिए, तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 के बराबर होता है। जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसकी जो तीनों साइड होती है, ए बी बी सी ए सी, वो बराबर होती है। जो एंगल होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं सारे। आइसोस्केलस का क्या? कोई भी 2 साइड ए बी ए सी के बराबर हो सकती है, या ए बी बी सी के बराबर हो सकती है, कोई भी 2 साइड बराबर होती है। इस पे एंगल के पे कोई कमेंट नहीं रहता। एंड जो तीसरा रहता है स्केलिन, उसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, मतलब ए बी नॉट इक्वल टू ए सी नॉट इक्वल टू बी सी। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? 1 एंगल 90 डिग्री, एक एंगल आपका क्या है? 90 डिग्री का होता है। एंड इसका एक पाइथागोरस थ्योरम है जो मैंने ट्राइंगल चैप्टर में बताया था, जो उसकी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। तो ये एक रूल भी रहता है। अब मान लो आपसे पूछ लो कि प्रूफ करो कि जो भी ट्राइंगल दे रखा है वो इसके या इक्विलेटरल है या नहीं, तो आपको क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूले से आपको तीनों कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे, ए दे रखा, बी दे रखा, सी दे रखा। आप ए बी निकालो डिस्टेंस फॉर्मूले से, ए बी क्या आ जाएगा? रूट ऑफ बी के कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट्स प्लस सी के एक्स कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर, तो उससे ए बी आ जाएगा, बी सी आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। अगर ये तीनों बराबर है तो इक्विलेटरल, 2 बराबर है तो आइसोस्केलस, एक भी नहीं है तो स्केलिन। और ये राइट एंगल ट्राइंगल, इसके लिए इस चैप्टर में कोई वो नहीं बनेगा क्योंकि इसके लिए 1 एंगल 90 डिग्री देना कंपलसरी है, तो आप इससे वो चेक भी नहीं कर सकते, ये रहता है। तो ये आपका सारा आ गया ट्राइंगल के केस में। एक ज्योमेट्रिक ग्राफ होता है ट्राइंगल, दूसरा आ जाता है क्वाड्रिलेटरल। तो आप ये नोट भी कर सकते हो, ये रेज करता हूं, वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हो इसको। अब अपना आ जाता है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल देखो बहुत प्रकार का होता है। इसको हम ऐसे ग्राफ बना लेते हैं इसका। देखो
क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक तो हो जाता है पैरालेलोग्राम, एक होता है रेक्टेंगल, एक होता है रोम्बस, एक हो जाता है स्क्वायर। तो अभी 4 इंपोर्टेंट है, ये आप 4 पढ़ लो, ये काफी रहेगा। एक वैसे ट्रेपेजियम भी हो जाता है, एक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है, क्वाड्रिलेटरल मींस 4 साइड्स, एनी फिगर हैविंग 4 साइड्स, फिगर हैविंग 4 साइड्स। अब 4 साइड्स है तो 4 एंगल रहेंगे, टोटल एंगल का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री के बराबर रहता है, चारों एंगल का सम। अभी आ जाता है पैरेललोग्राम क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, रोम्बस क्या होता है और स्क्वायर क्या रहता है। अब देखो आपको ये तो पता चल गई कि ये क्वाड्रिलेटरल के टाइप है, क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड रहेंगी। अगर 4 साइड जो पैरेललोग्राम है, अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है, इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसमें सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होती है उसका। अब देखो एक जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है, कुछ भी ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, इसकी 4 साइड्स हैं और इसके 2 होते हैं डायगोनल्स। इनको डीसी और मतलब एसी और बीडी को हम डायगोनल्स कहते हैं। ये हर किसी के डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं ओ पॉइंट पे। बाइसेक्ट आपको ये भी समझाऊं कि बाइसेक्ट और इंटरसेक्ट क्या होते हैं। इंटरसेक्ट देखो एक कोई भी लाइन दे रखी है, ये भी आपको कोई लाइन दे रखी है। इंटरसेक्ट का मतलब कोई किसी भी रेशो में बांटना, और बाइसेक्ट का मतलब, बाइसेक्ट मतलब सेम रेशो में बांटना, मतलब आधे इक्वल पार्ट्स में बांटना। वो तो ये अगर 2 रहेगा तो ये भी 2 रहेगा, तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे, बाइसेक्शन। बाइसेक्शन मतलब किसी भी लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटना, उसको बाइसेक्शन कहते हैं। तो पैरेललोग्राम इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, रेक्टेंगल क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड इसके साथ साथ डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। अपोजिट साइड से देखो ए बी ए सी ये अपोजिट है, ये नहीं कि ए बी बी सी ये अपोजिट नहीं, ये अपनी एडजेसेंट साइड है। तो उसकी अगर अपोजिट साइड इक्वल है और उसके जो डायगोनल्स इक्वल है तो वो रेक्टेंगल कहलाता है। सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम कहलाता है। रोम्बस के लिए ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। अब अगर सारी साइड्स इक्वल है तो वो रोम्बस है, और स्क्वायर के लिए ऑल साइड्स आर इक्वल, एक तो सारी साइड्स इक्वल होती है एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। देखो एक तो सारी साइड्स इक्वल होती है स्क्वायर के केस में, और उसके जो डायगोनल है वो भी इक्वल होते हैं। तो अब अगर आपको मान लो कोई भी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, 4 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ए बी बी सी डी के, तो अगर आपको मान लो पैरेललोग्राम अगर पूछा कि ये फिगर जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो क्या रहेगा, कौन सा फिगर रहेगा, वो पैरेललोग्राम रहेगा, रेक्टेंगल रहेगा, रोम्बस रहेगा, स्क्वायर रहेगा, तो आप सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूले से उनकी मतलब जो लेंथ है वो निकालोगे। अगर वो 4 बराबर आती है तो वो रोम्बस हो जाएगा। फिर चेक करना उसके डायगोनल, अगर वो डायगोनल भी इक्वल आते तो वो स्क्वायर हो जाएगा, अगर डायगोनल अनइक्वल आते तो वो रोम्बस पे ही रहेगा। अगर उसके अपोजिट साइड्स इक्वल आती है तो वो सिर्फ पैरेललोग्राम रहेगा। अपोजिट साइड्स के साथ साथ आपको डायगोनल भी निकालना है, अगर वो डायगोनल भी इक्वल आते तो रेक्टेंगल निकाल हो जाएगा। तो ये आपका जो टॉपिक नंबर 4 है वो कंप्लीट हो गया, मतलब जो फिगर्स है उनके बारे में जानकारी और उनका कैसा जो अपना क्वेश्चन रहेगा वो कैसा बेस्ड रहेगा ये हमने अपना समझ गया। इसमें 7.1 एक्सरसाइज पे यही बेस्ड है कि उसकी तो ये पता लगाओ कि वो डायगोनल मतलब कौन सा फिगर है, ट्राइंगल में इक्विलेटरल है या जो क्वाड्रिलेटरल है उसमें कौन सा फिगर है, स्क्वायर है या रोम्बस है। तो सिंपल बस डिस्टेंस फॉर्मूले से उनका डिस्टेंस निकालो, लेंथ निकालो। अगर लेंथ बराबर आती है, अगर लेंथ बराबर आती है या फिर डायगोनल से निकालो तो उनके बेस पे ये सारा सेग्रीगेशन हो जाएगा। तो 4 हो गए, ये आप नोट कर सकते हो वीडियो पॉज करके।
अब देखो अब आ जाता अपना नेक्स्ट एंड इंपोर्टेंट टॉपिक, ये है सेक्शन फॉर्मूला। यहां तक आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी वो खत्म हो जाती थी 7.1। अब यहां से आगे चलेगी जो अपनी 7.2 है, उसके इस पे बेस्ड रहेंगे क्वेश्चंस। तो सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन मतलब जैसे मान लो कोई भी आपको चीज दे, सेक्शन जैसे क्लासेस में भी पढ़ते हैं, एक ग्रुप तो पूरा है, जैसे मान लो 10th क्लास है, उसका ग्रुप पूरा 100 बच्चों का है, उसके सेक्शन 3 कर दिए, ABC 3 सेक्शन कर दिए, जिसमें मतलब नंबर्स हम बराबर भी दे सकते हैं, जो भी जैसे अगर 100 करें तो 100 का तो 3 में डिवाइड नहीं हो सकता, मान लो 4 सेक्शन करने तो 25 के 4 हम बराबर सेक्शन भी कर सकते हो, या फिर उनकी डिफरेंट रेशियोज में बात बांट सकते हैं। मान लो पहले में 50 दे दिया, दूसरे में 30 दे दिए, तीसरे में 20 दे दिए, या फिर अगर मान लो 4 करने तो पहले में 20, दूसरे में 20, तीसरे में 20, चौथे में हमने 40 दे दिए। तो आप किसी भी रेशियो में डिवाइड कर सकते हो, उस डिवीजन को हम सेक्शन कहते हैं। मान लो कोई भी एक क्लास की जगह हमने ये लाइन मान ली AB, हमें A के कोऑर्डिनेट्स पता है x1, y1, y के B के पता है x2, y2। ये जो कोऑर्डिनेट्स है, मान लो यहाँ से कोई भी P पॉइंट्स कट करता है इसको M1 और M2 रेशो में, M1 और M2। मान लो अगर ये बराबर रहता तो M1 भी 1 हो जाता, ये भी M2 भी 1 हो जाता, क्योंकि फिर ये बाइसेक्शन पॉइंट बन जाता। बाइसेक्शन मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला। अब देखो, अब यहां से आपको पूछ लेते हैं कि जो AP जो हम डिवाइड कर रहे हैं इसको, इसके जो X और Y है वो निकालो। इन्हीं के बेस पे आपकी जो 7th है, मतलब 7.2 एक्सरसाइज वो बेस्ड है। मान लो कोई भी एक AB लाइन है या फिर AB लाइन सेगमेंट है, जिसको M1 M2 डिवाइड, M1 जो P पॉइंट है वो M1:M2 रेशियो में डिवाइड करता है, तो उसके आप X और Y जो P डिवाइड कर रहा है उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो निकालो। इसमें अब ये सेक्शन फॉर्मूला बनाता है। अब देखो इसमें भी 2 पॉइंट्स रहते हैं, वैसे तो ज्यादातर इंटरनल मतलब उसी लाइन पे ही क्रॉस करता है, या फिर बाइसेक्ट करता है, या फिर इंटरसेक्ट करता है। तो इसमें 2-3 फॉर्मूले रहते हैं P पॉइंट निकालने के लिए। अगर इफ P इंटरसेक्ट इंटरनली, तो क्या रहेगा, P के जो कोऑर्डिनेट्स है x, y वो क्या रहेंगे, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, ये x वाला कोऑर्डिनेट आ गया। दूसरा y का M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2, ये अपना x हो गया, ये अपना y हो गया। इसको याद करने का सिंपल तरीका ये है, अगर मान लो x आपको निकालना है तो M1 क्रॉस करो, M1 का x2 के साथ, M2 का x1 के साथ क्रॉस चलना है, तो अपोन में जो ये रेशियो वो दोनों में ही सेम रहेगी, जो भी ये M1 प्लस M2 है वो रेशियो सेम रहेगी। ऐसे अगर y निकालना है तो y ये है, क्रॉस करो y का M1 है y2 प्लस M2 y1, ये आपका आ गया। अगर वो इंटरनली इंसेक्ट करता है मतलब उसी लाइन पे इंटरसेक्ट करता है। अगर आपको कुछ भी नहीं दे रखा है, मतलब मान लो ये दे रखा है कि P इंटरसेक्ट करता है, तो आपको इंटरनली ही मानना है। अगर आपका एक्सटर्नल करता है, मान लो अगर आपको दे दिया कि अगर एक्सटर्नल करता है, एक्सटर्नल इंटरसेक्ट, तो P के पॉइंट क्या रहेंगे, x, y कैसे निकलेंगे, M1 x2 माइनस M2 x1 अपॉन M1 माइनस M2 कोमा M1 y2 माइनस M2 y1 अपॉन M1 माइनस M2। तो अगर आपका एक्सटर्नल इंटरसेक्ट करता है तो आपका ये फॉर्मूला रहेगा, कुछ नहीं है, जहां पे प्लस था वो माइनस हो गया है, बस ये आपका सिंपल फॉर्मूले है। अगर P AB को इंटरसेक्ट करता है इंटरनली के लिए तो ये एक्सटर्नली के लिए, अगर कुछ नहीं बोला तो अपने को इंटरनली ही मानना है। ये 2 फॉर्मूले हो गए
अगर आपका मान लो P मतलब मिड पॉइंट रहता या बाइसेक्ट करता, तो सिंपल क्या था, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये 1 हुआ, ये 1 हुआ, ये भी 1 हुआ, तो ये क्या आ जाता है x2 प्लस x1/2 y2 प्लस y1/2। ये सिंपल अगर P मिड पॉइंट रहता, इफ ये दो फॉर्मूले ही आपको याद रखने हैं। अब अगर हम मान लेते हैं ये दो आगे, तीसरा हो जाता है केस इफ, तीसरा केस इफ P इज मिड पॉइंट। अगर P मिड पॉइंट है तो सिंपल P के जो x, y है, एब्सिसा कोऑर्डिनेट है, वो सिंपल x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ये उसका फॉर्मूला हो जाता है सिंपल। इसमें क्या है, m1 m2 1 हो गए, तो यहाँ m1 और m2 की जो मल्टीप्लाई थी वो 1 से होगी, तो x1 और खाली x2 बचे, तो x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ये दो मिड पॉइंट का फॉर्मूला आ गया। अब तीसरा एक केस बन जाता है सेंट्रोइड का केस। अगर मान लो सेंट्रोइड क्या होता है, जो एक ट्राइंगल होता है, इस पे हम परपेंडिकुलर डालें, इस पे परपेंडिकुलर डालें, इस पे परपेंडिकुलर डालें, तो जो यहाँ पे एक क्रॉस करता है ना, इसको G से डिनोट करते हैं। तो जो G है, G इज सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ABC, कोई मान लो ट्राइंगल है, ये A, ये B, ये C है। ये जो G होता है, अगर मान लो आप दो अपोजिट लाइन पे किसी भी वर्टेक्स से, जो वर्टेक्स A, B या C है, अगर अपोजिट लाइन पे परपेंडिकुलर डालते हैं, तो जहां पे वो तीनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम सेंट्रोइड कह देते हैं। तो सेंट्रोइड का अब देखो, ये ट्राइंगल है, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 तीन वर्टेक्स बनेंगे अपने को। तो G कैसे तीनों से बनेगा, अब देखो ये जो रेशियो रहता है वो तो सबका 1:1 रहेगा, तो इसमें सिंपल m1 m2 उसकी जरूरत नहीं है। तो सिंपल जो है ये 3 में डिवाइड करेंगे, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 कॉमा y1 y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। ये अपना सेंट्रोइड का फॉर्मूला हो गया। किसी में अगर आपको सेंट्रोइड निकालना, ट्राइंगल को वर्टेक्स दे रखे, तो ये फॉर्मूले, तो ये आपका हो गया सेक्शन फॉर्मूला। इसमें 4 फॉर्मूले थे, तो मैंने पहले बताया कि अगर P इंटरनली इंटरसेक्ट करता है तो क्या फॉर्मूला है, एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करता है तो क्या फॉर्मूला, अगर P मिड पॉइंट होता है तो क्या फॉर्मूला है, अगर G सेंट्रोइड होता है किसी भी ट्राइंगल के केस में तो उसका क्या फॉर्मूला है। अब देखो एक यहाँ पे तो एक पॉइंट दे रखा P, अगर आपको दो भी पॉइंट दे दिए, मान लो एक Q दे दिया, अब आपको आ सकता है कि जो P और Q है वो ट्राइसेक्ट करते हैं। ट्राइसेक्ट मतलब, बाइसेक्ट मतलब दो भागों में इक्वल, दो भागों में बांटना, ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल भागों में बांटना, ये तीनों बराबर हो जाएंगे। और जो 4 भागों में अगर बांटना तो वो सिंपल कहेगा कि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे एक और पॉइंट आ जाता है जो AB को 4 भाग में डिवाइड करेगा। अब इसमें क्या है, सिंपल आपको कोऑर्डिनेट्स मतलब जो PQ इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कहेगा। अगर आपका मान लो P बाइसेक्ट करता है, अगर सिंपल P सिर्फ एक P रहता जो AB को बाइसेक्ट करता तो वो मिड पॉइंट बन जाता। अब मान लो P और Q दो पॉइंट्स हैं जो ट्राइसेक्ट करते हैं लाइन को, मतलब ट्राइसेक्ट मतलब ये तीनों का जो रेशियो है वो 1 हो गया, ये 1, ये 1 और ये 1। तो अगर आपको मान लो P के वो निकालने, अगर P के कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो P कितनी भाग में रेशियो में डिवाइड करता है, ये 1:1 + 1 2। अगर आपको मान लो A और B के पॉइंट दे रखे हैं तो वो किस में डिवाइड करेगा, m1 1 रहेगा, m2 2 रहेगा, उसमें x और y निकल जाएगा आपका। ऐसा ही सिंपल जो Q रहेगा, Q किस में डिवाइड कर रहा है, ये 2 में कर रहा है यहाँ, और यहाँ पे कितने में कर रहा है, 1 में कर रहा है। तो 2:1 में A B को डिवाइड करेगा Q, तो वहां से Q के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। अगर मान लो आपको A के नहीं दे रखे हैं, P के दे रखे, Q के दे रखे, B के दे रखे, अगर मान लो आपको A के निकालने, तो सिंपल क्या है, अब ये ट्राइसेक्ट कर रहा है तो Q ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो P AQ का मिड पॉइंट आ गया। तो अगर Q और P और Q के दे रखे तो P के मिड पॉइंट कैसे बनेगा, दिस x, इसका x प्लस इसका y/2 बराबर किसके रहेगा, P के x के। तो वहां से आप जो x है वो आप A के जो कोऑर्डिनेट्स है वो भी निकाल सकते हो। इन्हीं के बेस से आपकी सारी ये एक्सरसाइज है 7.2। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये भी सिंपल है,
एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आप सीख लोगे तो उसी से कोलिनियरिटी कंडीशन आपका पता चलेगा, ये आप नोट कर सकते हो आराम से। तो अपना आ गया 6th पॉइंट, एरिया ऑफ ट्राइंगल। 6th में एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का अगर अपने को 3 वर्टेक्स दे रखे हैं तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं। देखो एरिया निकालने के कई तरीके के फॉर्मूले होते हैं। एक आप आगे चल के पढ़ोगे रूट्स वगैरह में, रूट्स की फॉर्म में आ जाता है जो पेरीमीटर की तरह भी निकाल सकते हैं। अगर आपको तीनों कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, मान लो ABC कोई ट्राइंगल है, ए दे रखा x1 y1, बी दे रखा x2 y2, सी दे रखा x3 y3। ये अगर मान लो आपको 3 कोऑर्डिनेट दे रखे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या रहेगा, एरिया विल बी, सिर्फ ये फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है, आपको फॉर्मूले याद करने हैं। 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x1 इंटू y1 माइनस y2, ये x3 है। ये आपका सिंपल फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया विल बी दिस। ये आपका फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसमें सिंपल आप याद रखना है, आपको सिंपल 1/2 तो करना ही है, इंटू में ब्रैकेट में x1, सबसे पहले x के एक्सिस x1, अब जो x1 है तो y के 2 और 3 लेने हैं, y2 माइनस y3 प्लस x का 2 तो y के 3 और 1 अगले वाला, ऐसे x का 3 है तो अगले वाले 3 से 1 फिर 2। ये आपका फॉर्मूला ऐसा पैटर्न रहेगा याद करने का। तो ये आपका आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर मान लो आपको 3 वर्टेक्स दे रखे हैं, आप 3 पॉइंट्स दे रखे हैं ट्राइंगल के, जो ट्राइंगल फॉर्म कर रहे तो उनसे एरिया ऐसे निकलेगा। अब आ जाता है कोलिनियरिटी कंडीशन ऑफ 3 पॉइंट्स। कोलिनियरिटी क्या होता है, अगर मान लो 3 पॉइंट्स है, ये है ए, कोलिनियर मतलब 7th कोलिनियर, जैसा नाम से पता चल रहा है, पॉइंट्स ऑन सेम लाइन, ऑन सेम लाइन। अगर लाइंस मतलब एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट से 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अगर वो एक लाइन पे देखना है, अगर वो एक लाइन पे है तो वो अपना कोलिनियर कहलाएंगे। तो देखो अगर मान लो ये 3 पॉइंट्स है, कोई भी ए है, यहाँ पे कोई भी बी है, और यहाँ पे मान लो कोई भी सी है। अगर मान लो ये, अब जैसे देखोगे यहाँ लाइन बनाओ, ये ऐसी लाइन बन रही है। अब ये अगर ये देखो ए भी एक थी, बी सी अलग गई, आप देखोगे अलग अलग लाइन बनी, तो मतलब ये एक उस पे नहीं है, मतलब एक ही लाइन पे नहीं है। अगर मान लो एक लाइन ऐसी रहती, यहाँ पे ए है, ये बी हो गया, ये सी हो गया, अब ये तीनों एक लाइन पे हैं, तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे हैं। अब इसको कैसे, अगर आपको प्रूफ करवाना है कि ये कोलिनियर है नहीं, तो वो कैसे करोगे, मान लो अगर एक लाइन पे है तो इनसे ट्राइंगल बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। अगर मान लो अलग अलग है तो अगर आप ए सी को मिला देते हो तो इससे तो ट्राइंगल बन गया। मतलब अगर कोलिनियर नहीं है तो ट्राइंगल फॉर्म करेंगे, अगर कोलिनियर है तो मतलब ट्राइंगल फॉर्म नहीं करेंगे। अगर ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं करेंगे तो मतलब जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो 0 रहेगा। तो कोलिनियरिटी अगर चेक करनी है तो एरिया, कोलिनियरिटी के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 के इक्वल है तो अपना जो तीनों पॉइंट्स है वो कोलिनियर हो जाएंगे। 3 पॉइंट्स दे रखे ए बी सी, इस फॉर्मूले से एरिया निकालो, अगर ये 0 के इक्वल तो वो कोलिनियर है, वरना नहीं है। तो गाइज ये जो आपका 7 चैप्टर है, यहाँ से सारा ओवर हो जाता है। इसी के बेस पे जो मैंने आपको बताए हैं, आप अच्छे से वीडियो अगर देखो, दोबारा अगर समझ नहीं आई है कहीं से भी तो दोबारा देखो। इन्हीं के बेस पे आपके जो 7.1 और 7.2 एक्सरसाइज वो पूरी ओवर हो जाती है। यही आपके 60 टॉपिक्स है। इसमें आपका एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं, एब्सिस ऑर्डिनेट क्या होते हैं, वो समझ आ जाएंगे। 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस कैसे निकलता है वो आ गया।
जिसमें 7.1 एक्सरसाइज पे क्वेश्चन है। आ गया तीसरा ज्योमेट्रिक ग्राफ क्या होता है, मतलब ट्राइंगल क्या होते हैं, ट्राइंगल कितने प्रकार के होते हैं, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल कितने प्रकार के होते हैं, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है वो स्क्वायर कब बनेगा, वो कैसे प्रूफ करेंगे, वो मैंने बता दिया आपको। वो डिस्टेंस फॉर्मूले से आप उसकी लेंथ निकालो, अगर लेंथ सारी इक्वल है तो वो या तो रोम्बस हो सकता है या स्क्वायर हो सकता है। फिर आपको डायगोनल निकालना पड़ेगा, अगर डायगोनल इक्वल है तो वो स्क्वायर हो गया, डायगोनल अनइक्वल है तो वो रेक्टेंगल वो रोम्बस हो गया। अगर मान लो आपके अपोजिट साइड्स इक्वल है क्वाड्रिलेटरल के तो वो या तो रेक्टेंगल हो सकता है या पैरेललोग्राम हो सकता है, तो फिर आपको डायगोनल निकालना पड़ेगा। अगर डायगोनल इक्वल है तो वो रेक्टेंगल हो गया, नहीं है इक्वल तो वो आपका पैरेललोग्राम हो गया। यहाँ से आपके सारा बनेगा ये डिस्टेंस फॉर्मूला था। यहाँ पे आपका जो 7.1 एक्सरसाइज है वो खत्म हो जाती है। फिर आ जाता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला मतलब जैसे आपकी कोई भी, जैसे बताया था कि लाइन को अगर किसी भी M1 M2 रेशो में अगर काटता है कोई भी एक पॉइंट, 2 पॉइंट भी हो सकते हैं, 3 पॉइंट भी हो सकते हैं, लेकिन जो आपका रेशियो है वो जरूर दे रखा होगा। अगर आपको मान लो दे रखा है कि कोई पॉइंट जो काट रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और वो रेशियो पता करना है, तो सेम कुछ नहीं है, आप उसके एक्स निकालो जो M1 M2 रेशो से ही उसको जो पॉइंट दे रखा है उसके इक्वल कर दो, तो वहां से जो भी आपको मान लेना है। अगर आपको जैसे ए बी कोई लाइन दे रखी थी, ये पी पे क्रॉस करती तो के रेशियो 1 मान लो आप, वहां से जो पी के कोऑर्डिनेट अपने को एक्स और वाई दे रखे हैं उसके साथ आप जो K1 K2 है मतलब K और 1 है उनसे आप कंपेयर कर लो, वहां से आपकी रेशियो निकल जाएगी M1:M2। वो सेक्शन फॉर्मूले से। सेक्शन फॉर्मूला 4 तरीके के फॉर्मूले हैं। इंटरनल कर वो इंटरसेक्ट करे तो आपका कैसे पॉइंट निकलेगा, एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करे तो कैसे निकलेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ माइनस आ जाएगा। तीसरा मिड पॉइंट अगर बन जाए, कोई भी बाइसेक्ट करे पॉइंट लाइन को, तो आपका वो बाइसेक्शन के लिए क्या पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट रहेंगे वो बता दिया। सेंट्रोइड मतलब सेंट्रोइड अगर तीनों जो जो ट्राइंगल के वर्टेक्स होते हैं, एक वर्टेक्स से दूसरी साइड पे अगर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो तीनों जो परपेंडिकुलर होते हैं वो सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट मतलब बाइसेक्ट करते हैं, तो उसको हम सेंट्रोइड कहलाता है। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स मैंने बता दिया आपका। रेशियो जो रहेंगे वो M1 M2 वो सारी 1 रह जाती है उसके केस में, तो वो भी सेक्शन फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो ये लिख रखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो, इससे ABC जो पॉइंट्स दे रखे उससे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल गया। कोलिनियरिटी चेक करनी है, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0 है तो वो कोलिनियर है, वरना नहीं है। तो इसी के साथ आपका जो 7 चैप्टर वो ओवर हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं वो उठाऊंगा और आपके लिए जरूर वीडियो डालूंगा। तो गाइस अगर आपका जैसे 10th को CBSE बोर्ड का पेपर है तो अपनी एक और अगर हम कल एक और वीडियो डाल देंगे जो 8 चैप्टर रहेगा, अगर आप इनको कवर कर लेते हो तो आपके अप्रोक्स जो 50% मार्क्स है वो तो आपको गेन कर ही चुके, मतलब आप ओवर ऑफ मतलब जो पास है सिर्फ पास होना चाहते हैं उससे भी बढ़िया आ जाएंगे आपके मार्क्स। और ये सारे ही निहायती जो इजी चैप्टर वो है आप ये सारे कवर कर सकते हो, जो भी 1 to 7 चैप्टर है। तो इसी के साथ अपनी जो वीडियो वो खत्म होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। एंड जो अपने जो आपके दोस्त हैं जो 10th में अभी भी हैं या फिर आपके आने वाले हैं उनके साथ चैनल को जरूर शेयर करें और चैनल को आप भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू।